हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, आगे की क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 9 मैंने और आपने अध्याय 8 तक बहुत अच्छे से पढ़ा और क्वेश्चन आंसर भी किए। अब अध्याय 9 शुरू करने चल रहे हैं। चलो, इसकी हेडलाइन क्या है? विषय व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चलो इसको आगे लेकर चलते हैं। व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी। चलो, अध्याय 8 में तुमने उत्तरकालीन पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। जी हाँ, पढ़ा। उसे BPW थे ना बर्तन, उसके बारे में। एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक प्रस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। चलो इसका ही आंसर। चलो, दक्षिण भारत सोना। दक्षिण भारत में क्या मिलता है? सोना। मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च से कुछ याद आया? क्योंकि भारत गुलाम हुआ था काली मिर्च की वजह से। जब अंग्रेज आए थे ना, पहले पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा। वो काली मिर्च लेकर गया था यूरोप में। तो यूरोप के लोगों ने वो काली मिर्च का देखा तो बहुत सारी यूरोपीय कंपनी आकर अपने भारत में स्थापित हो गई। इसी काली मिर्च की वजह से अपने भारत गुलाम हुआ। इसे यूरोप के लोग काला सोना भी बोलते थे। इसलिए काली मिर्च का बहुत ज़्यादा हाथ रहा उस टाइम। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, देखो, कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ये रोम के बारे में बता रहे, पर आप अंग्रेज जो ब्रिटेन ने अपने यहाँ पर भारत स्थापित किया उसको जोड़कर पढ़िए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दोनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। चलो, अभी क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचोगे? क्योंकि ये अभी तो यही पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर अपने यहाँ का काली मिर्च जाती थी, वहाँ से सिक्के आते थे। व्यापार में यही तो होता है। हाँ। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे। कुछ अरब सागर, या आप प्लीज़ नोट करते चलना, या आपकी बुक्स हो तो हेडलाइन कर देना, हाईलाइटर होगा। कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अभी समझ में आया? मतलब ये पानी है, यहाँ देखते, ये पानी है, नदी, समुद्र है। अगर इधर को हवा चल रही है, इधर को हवा चल रही है, तो इधर ही कोई अपने जहाज़ लेकर चलते थे। अगर इधर को चल रही तो इधर को हवा जहाज़ लेकर चलते थे, क्योंकि जल्दी खिंचते थे उधर। इस तरह का मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। कि उस टाइम जब वो पहले से पुश कर रहा है, अब अपने को पुश नहीं करना पड़ रहा, तो वो पहले से पुश हो रहा है, इसलिए। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दक्षिण पश्चिम, अगर अफ्रीका के पूर्वी की तरफ चले गए तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। वो तो किया ही जाएगा। अब एक व्यापार से जुड़ी हुई कविता है, चलो इसे पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा लगता है कि अब हम और आप NCERT पढ़ते हैं, उसमें कुछ अलग पढ़ो तो अच्छी आती है। व्यापार के प्रणव में संगम कविता में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी तट पर स्थित पोहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। चलो पढ़ते हैं। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। बहुत से लोगों ने तो सिर्फ कविता छान कर पढ़ लिया हुआ है, लेकिन इसे अब मैं बताती हूँ।
समुद्री जहाज पर लाए गए तेज दर्रा घोड़े मतलब ये रोम से आते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ बंधी हुई थी। हिमालय से क्या मिली? रत्न और सोने। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ मिली। दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे। गंगा और कावेरी की फसलें और श्रीलंका से आए खाद्यान्न खाने वाली चीज़ें जैसे फल फ्रूट ये सब। म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑफकोर्स सोना, लकड़ियाँ, रत्न, चंदन और मूंगे, मोती, फसलें में जो कुछ खाद्यान्न और मिट्टी के बर्तन। क्योंकि सोने से बहुत जेवरात बनते हैं, चंदन की लकड़ियों से पूजा में काम आते हैं, मोतियों से हार बनते हैं और बर्तन अपनी यूज होते हैं, हर कोई समझता है, फसलें खाने के लिए। ये सारे ये छोटी छोटी कविता पढ़ना पसंद हम भी करते हैं और आप भी करें प्लीज़, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। समुद्री तट से लाए गए समुद्री तटों से लगे राज्य। चलो ये पढ़ते हैं। इस उपमहा आप सोचो ये कर दो क्यों होते हैं? क्योंकि यह हम नोट बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आपको नोट बनाने हैं तो इस तरीके से बनाते चलना। अभी हमारी बनी है, हम बनाएंगे और तो आपको बताते चलेंगे, अगर कोई प्लीज़ कमेंट करेगा तो। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। अब कावेरी के मैदान सबसे उपजाऊ है, ये सही है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के आसपास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। क्यों गई? क्योंकि वहाँ के मैदानी बहुत उपजाऊ है। अगर उपजाऊ मैदानी तो अच्छी कृषि होगी, अच्छी कृषि होगी तो किसान के पास अच्छी फ़ायदा होगा, अच्छा तो किसान के पास पैसा होगा तो अच्छा कर देगा, तो वहाँ राजा ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन ही जाएगा। क्योंकि या तो राजा है या कोई भी है, सबसे ज़्यादा कर से चलता है। अपना भारत भी कृषि दो दो अर्थव्यवस्था, एक कृषि भी है और उसका पशुपालन भी है। उसका जितना अच्छा टैक्स मिलेगा उतना अच्छा शक्तिशाली बनेगा। संगम कप्तान मोमिंदर की चर्चा मिलती है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम 2017 में कि मोमिंदर की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कप्तान एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के प्लीज से ये बहुत मोस्टली चीज़ आप ध्यान से पढ़ना। मुखियाओं के लिए किया जाता है। चोल, चेर तथा पांड्य जो करीब 300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से, अंदरूनी किसी स्थानीय जगह पर। इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पोहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये महत्वपूर्ण थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। वो कर नहीं लेते थे, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। स्वामी जाते थे, इनका कोई सेनानी नहीं था कि वो कर वसूले, खुद ही जाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे, क्योंकि उनको भी बांटना ज़रूरी है। आज की सरकार क्या मानती है? वो तो सिर्फ अपना पेट भरना जानती है सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। अवश्य लिखेंगे, अगर आप दोगे तो प्रशंसा ऑटोमेटिक ही वो मिल जाती है। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग सातवाहन राजवंश चलता है। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसकी मूवी भी देखी होगी, मैंने देखी, बहुत अच्छी मूवी, आप प्लीज़ आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे समझ में आता है। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह
और अन्य अभी सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। अब ये आपसे पूछे दक्षिणापंथ के स्वामी कौन कहे? सातवाहन। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। मतलब ये दक्षिण का जो रास्ता होता था ये इन पर कब्जा किए हुए थे। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इसलिए करना चाहते थे, मैं बताती हूँ, आप भी बताना कम लोग। क्योंकि वो अगर किसी भी रास्ते से दक्षिणपंथ रास्ते से क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ काला काला सोना मतलब काली मिर्च, मोती, सोना सबका व्यापार होता था। तो व्यापारी अपने चीज़ों को लेकर जाते थे, तो वहाँ लेकर तो उनसे कर वसूलते थे सड़क का, जो आजकल सड़क का टैक्स होता है। इसलिए वहाँ उनका नियंत्रण करना जरूरी था। सबसे बड़ी से चीज़ है। रेशम मार्ग की कहानी। चलो, कीमती चमकीली रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज़ आप मुझे नोट करिए, क्योंकि कुछ ऐसी साधनता है नहीं है जो अच्छे से अच्छे आपको उपलब्ध कराया जाए। यही से काम चला लो। अगर सब्सक्राइब बढ़ाओ तो अच्छे और देखेंगे। तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक का बाकी दुनिया से छिपाए रखा। क्यों? रेशम बनाने की तकनीक, कपड़े बनाने की, वो छिपाए रखे, क्योंकि सोचते थे कि सिर्फ हम ही बेचें और हम ही शक्तिशाली बन जाए और कोई ना बेच पाए। हर कोई सोचता है, आज की दुनिया में तो हर कोई सोच रहा है। आप घर के आसपास ही एग्जाम्पल मिल सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि फलाने का लड़का वहाँ पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो बताओ मत अपना ही लड़का पढ़ जाए। ऐसा होता है। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। एक कनिष्क का यहाँ पर वो होगा रेशम मार्ग पर अधिकार। कभी कभी आपको पहले ही बता दे रहे थे, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिमी की ओर फैल गई, क्योंकि अगर कपड़े भेजेंगे तो ये कहाँ से आया, क्यों बना, कैसा बना, ऐसा होता ही, इसलिए फैल गया। कब तक छिपाओगे चीन वालों? अब तो पता चल ही जाएगा क्या करते हो आप लोग। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। ही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ऑफकोर्स मांगेंगे, टैक्स तो चल ही रहा है ना। इससे सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने रास्ते से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से बचाते थे। उनका ये था कि जो कोई राजा अपने रास्ते से निकालेगा, वहाँ बहुत सारे लुटेरे थे। लुटेरे तो अवश्य रहेंगे, क्योंकि उस टाइम गरीबी बहुत थी। उसी टाइम अंग्रेजों का वो था, अंग्रेजों का शासन था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण ही कनिष्क का ही कनिष्क कुषाण वंश का ही है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे कुषाणों के। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मोहने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाला व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे।
चलिए क्या है। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्योंकि वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ थी, वहाँ कोई अच्छी जगह नहीं थी इसलिए। चलो, बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है पर आप पढ़ लेना। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। महत्वपूर्ण टॉपिक पर करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित्र किसने थी? अश्वघोष। अश्वघोष कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ये जरूर याद रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अश्वघोष तब अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। लेकिन मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति पर द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो गया कि मूर्ति बनने लगे। अगर मूर्ति तो इंसान को पूजा करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर दर्शाया था। अब युद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्धिसत्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान, सॉरी दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध सत्य की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ये आप याद रखना। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों की गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ गुफाएं व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाटी के दरों पर बनाई गई थी। ये मैंने और आपने छोड़ दिया था, यहाँ देखते ये एक यहाँ सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, ये देख ले मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देख मूर्तिकला ने यह बनाने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्रतिभा इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान प्रतिमा हुई थी। आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ कल फिर आगे बढ़ेंगे। आज बहुत बड़ी वीडियो हो गई, अपलोड भी आप देखेंगे भी। थैंक्स, टेक केयर।